दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपके लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शीत युद्ध का दुआ। आप ये देख रहे होंगे कि ये पॉल साइंस की फर्स्ट बुक है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और ये पॉल साइंस की दूसरी बुक है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत राजनीति। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समकालीन विश्व में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगा आपको, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, आप ये चैप्टर देख रहे होंगे, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर इसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यदि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की सरकार बदल जाएगी और फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है इसका, क्यूबा एक द्वीपीय देश। क्या है बच्चों? द्वीपीय देश। द्वीपीय देश का मतलब ये होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। ठीक है, अगला, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता था। अगला चौथा पॉइंट हम देखें तो उसमें हम देखेंगे सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। देखिए, जो क्यूबा मिसाइल संकट था, ठीक है, क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्त्रो। ठीक है, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम क्या था? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, जो क्यूबा है वो एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है और क्यूबा का जुड़ा किससे है बच्चों? हाँ, सोवियत संघ से। बिल्कुल सही बोला आपने, सोवियत संघ से है और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्या फैसला लिया? क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला लिया उन्होंने। ठीक है, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्यूबा एक द्वीपीय देश है तथा वह अमेरिका की तट से लगा हुआ है। बताया ना मैंने आपको? हाँ, बताया मैंने आपको कि जो अमेरिका के तट से लगा हुआ क्यूबा एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जब 1962 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने अपनी परमाणु मिसाइलें और परमाणु हथियार जब क्यूबा में तैनात कर दिए तो उससे क्या हुआ? अमेरिका पहली बार नजदीकी निशाने की सीमा में आ। ठीक है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद पता लगी। इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। हाँ दोस्तों, यह बात आपको याद रखना है कि यदि किसी भी देश के बीच कोई भी मसला होता है तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सीधा परमाणु युद्ध पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहले वो मतलब किसी भी बात पर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचते हैं। तो ऐसा ही एक सिस्टम उनमें था, क्यूबा और सोवियत संघ। क्या हुआ कि क्यूबा में जब सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए तो उसकी जो भनक थी वो अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद पता लगी। ठीक है, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था? हाँ, जॉन एफ कैनेडी नाम था उनका। ठीक है, वे और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, यानी कतरा रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों तथा परमाणु हथियारों को हटा ले। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपना फर्म माइंड बना लिया था कि क्रुश्चेव क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटा ले। ठीक है, देखिए, ऐसे में कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या बोला उन्हें कि या तो आप अपनी जंगी बेड़ों को क्यूबा तक पहुंचने से पहले रोक लें या फिर
उनकी रफ्तार धीमी करवा दें, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा ये आपके, ठीक है। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। देखिए, आपने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करे, ठीक है, मेरे साथ। तो फिर इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि क्या कहते हैं, क्यूबा एक द्वीपीय देश है, उसका जुड़ाव सोवियत संघ से था, सोवियत संघ से वित्तीय सहायता प्रदान करता था। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता लगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, इसी को ही हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। ओके ओके, मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारे इसमें बच्चों जो दूसरा टॉपिक है वो है शीत युद्ध क्या है। यानी जैसे कि अभी हमने देखा कि क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, क्या क्या उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं कारनामे हुए, ठीक है। तो ऐसा ही हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है। तो देखिए, शीत युद्ध क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब विश्व के 2 गुटों में बंट गया, ठीक है। आप जानते हो कि क्या कहते हैं, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वो 1945 में समाप्त हुआ था और ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ये बात तो आप सभी को पता होगी, ठीक है। इतनी तो आशा मैं कर ही सकता हूँ अपने बच्चों से, ठीक है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब विश्व 2 गुटों में बंट गया, ठीक है। कौन कौन से गुटों में बंट गया था? एक गुट था अमेरिका वाला और एक गुट था सोवियत संघ वाला, ठीक है। तब से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। जब विश्व 2 गुटों में बंट गया तब से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध परस्पर 2 महाशक्तियों या विभिन्न देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध ना होकर शस्त्रहीन वाक्य युद्ध। देखिए, शीत युद्ध क्या है कि मतलब ऐसी स्थिति बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है। वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है। बस उनकी जो क्या कहते हैं विचारों का टकराव होता है, ठीक है, केवल एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए होता है। शीत युद्ध जो होता है वो एक दूसरे को केवल नीचे दिखाने के लिए होता है। विचारधाराओं के परस्पर टकराव हो, परंतु इस परिस्थिति में डर, तनाव, हिंसा जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता, ठीक है। क्या बोल बताया मैंने आपको? विचारधाराओं के परस्पर टकराव हो, परंतु इस परिस्थिति में डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में युद्ध नहीं होता, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए आप, क्या है इसका? अमेरिका तथा सोवियत संघ। क्या? अमेरिका तथा सोवियत संघ 1945 से लेकर 1990, क्या 1945 से लेकर 1990 तक, ये जो पीरियड है ना बच्चों, ये शीत युद्ध का ही पीरियड कहा जाता है इसे, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ छोटे पॉइंट्स की तौर, ठीक है, कुछ छोटे पॉइंट्स की ओर। ये जो है पॉइंट्स, पहला कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। होप आप सभी ये समझ रहे होंगे, ठीक है। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। ये जो युद्ध हमारा चला था ये चला था 4 वर्ष की अवधि तक, और ये जो चला था ये चला था 6 वर्ष की अवधि, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल गुट थे उनके बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। शामिल गुट कौन कौन से गुट थे? पहला गुट था मित्र राष्ट्र। कौन सा गुट था बच्चों? हाँ, मित्र राष्ट्र था। और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है। अब देखिए कि जो मित्र राष्ट्र था उसकी अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा ब्रिटेन और चौथा फ्रांस, ठीक है। और जो दूसरा ध्रुवी राष्ट्र था उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? जापान, जर्मनी और इटली। कौन? जापान, जर्मनी और इटली, ठीक है। तो ये है मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये इन्हीं दोनों के बीच में था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट हमारे पास है जापान पर परमाणु हमला, ठीक है। क्या? जापान पर परमाणु हमला। देखिए, जब अगस्त के 1945 में, क्या अगस्त के 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, कौन कौन से? हिरोशिमा तथा नागासाकी। कौन कौन से? हाँ, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे, ठीक है। ये जापान के 2 शहर है, हिरोशिमा तथा नागासाकी। ये जो हमला हुआ था वो बच्चों का हुआ था अगस्त 1945 में हुआ, ठीक है। और ये जो बम गिराए गए थे, एक परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर। और इन बमों के नाम पता है बच्चों क्या थे? इनके नाम थे
लिटिल बॉय और फैट मैन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे लिख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप यदि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों बमों का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट। ओके, अगला जो बच्चों हमारे पास टॉपिक है वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, पहले मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि ये है क्या। दो ध्रुवीय यानी जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया। क्या हुआ? दो गुटों में बट गया। पहला पहला गुट कौन था बच्चों? अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ वाला। ठीक है, ये देखिए, पहला गुट अमेरिका तथा दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, अब चलते हैं इसकी ब्लड्स पॉइंट की ओर। तो इसका जो हम पहला ब्लड्स पॉइंट देखेंगे वो है दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। क्या क्या करने के लिए तुली हुई थी? यानी जो दोनों महाशक्तियां थी वो विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, अभी तो विश्व युद्ध तक सोवियत संघ और अमेरिका साथ थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि क्या कहते हैं ये दोनों क्या कहते हैं अलग हो गए। देखिए, ये बात थी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे। ठीक है, उससे क्या हुई थी, मतलब वहां पे मतलब क्या कहते हैं बहुत हानियां हुई थी, और आज भी हम जानते हैं कि वहां के जो बच्चे होते हैं वो हैंडीकैप पैदा होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं सोवियत संघ और अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध तक बहुत गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। लेकिन उसके बाद से ही उन दोनों की दोस्ती में दरार आई। कैसे आई? देखिए, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था ना, तब क्या कहते हैं सोवियत संघ ने सोचा कि अच्छा, इसने तो परमाणु बम बना लिया और इसने मुझे बताया तक नहीं। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं इसी बिहाफ पे उन दोनों में दरार पैदा हो गई और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ जो हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ देख रहे हैं वो यही है। पहला है अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। ठीक है, देखिए, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया के दो गुटों के बीच स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी एक मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे, ताकि वह दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से बच सके। हम जानते हैं कि 1945 के बाद 1990 तक विश्व में केवल दो ही महाशक्तियां थी। कौन कौन सी? सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। बिल्कुल सही बताया, अमेरिका। ठीक है, तो अब जो छोटे छोटे देश थे उनके पास तो एक ये चारा था कि वो चाहे तो किसी एक शक्ति के मतलब क्या कहते हैं खेमे में शामिल हो जाए, जिससे वो दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से बच सके। हाँ, तीसरा पॉइंट यह है बच्चों हमारे पास कि यह विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। देखिए, महाशक्तियों ने जो अपना दायरा बढ़ाया, यानी जो उन्होंने अपने अपने गुट में जो देशों को शामिल करा, उसका बंटवारा पता है कहाँ से आरंभ हुआ था? यूरोप से आरंभ हुआ। कहाँ से हुआ था? यूरोप से। हाँ, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। ठीक है, जबकि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत खेमे में शामिल होने का फैसला लिया। ठीक है, इसलिए यह खेमे पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन कहलाते हैं। होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी क्या कहते हैं पूर्वी गठबंधन कौन सी है और पश्चिमी गठबंधन कौन सी है। पूर्वी गठबंधन जो है बच्चों वो है अमेरिका के खेमे के। ठीक है, अमेरिका के खेमे के। और जो पश्चिमी गठबंधन है वो है सोवियत संघ के खेमे के। ठीक है, हाँ। अब देखिए, इसी के साथ क्या हुआ कि शीत युद्ध के आरंभ में ही, ठीक है, शुरुआत से ही जब शीत युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ, एक सैन्य संधि संगठन था। क्या था? सैन्य संधि संगठन। देखिए, अब अमेरिका और सोवियत संघ तो क्या कहते हैं अलग अलग हो चुके थे, पता है ना ये बात आपको? हाँ, ठीक है। तो देखिए, अमेरिका ने नाटो के नाम से 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने नाटो के नाम से 4 अप्रैल 1949 को एक सैन्य संगठन बनाया। ठीक है, उसका नाम क्या था बच्चों? नाटो था। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। आप इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में यही याद करें तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे हिंदी के लिए भी मैंने लिख दिया है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ठीक है, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बच्चों? ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ठीक है, और नाटो के अंदर 12 देश शामिल। कितने देश शामिल है? 12 देश शामिल है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो 1 मार्क्स में
कि क्या कहते हैं नाटो की स्थापना कब हुई और उसमें कितने देश शामिल हैं। तो आप कह सकते हो कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसमें 12 देश शामिल। और इसी के उपलक्ष्य में सोवियत संघ ने भी अपना एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। क्या नाम था? वार्सा पैक्ट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ये बात आप याद रखना, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए, अमेरिका ने तो पहला अपना सैन्य संगठन बनाया था नाटो। ठीक है, ये एक तरह का विशाल और एक मजबूत सैन्य संगठन था। दूसरा क्या बनाया था इसने? सीटो, यानी साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है। तीसरा सेंटो बनाया था इसने। सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है बच्चों इसकी? हाँ, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहे तो केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सैन्य संगठन समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं अमेरिका ने 3 सैन्य संगठन बनाए थे और सोवियत संघ ने एक एक बनाया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। देखिए बच्चों, हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, मैंने आपको अभी बताया था कि हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये देखिए, नाटो में टोटल जो देश शामिल थे वो थे 12। ठीक है, यदि इन 12 देशों में से किसी एक देश पर भी सोवियत संघ हमला करता है तो नाटो अपने ऊपर से हमला मानेगा और सब मिलकर मतलब क्या कहते हैं सोवियत संघ को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसका अर्थ ये है नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। ये इनकी एक तरह की मान लो नीतियां थी। ठीक है, देखिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, यानी महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जो पहला लाभ है वो है छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, जैसे तेल और खनिज। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास सैन्य ठिकाने स्थापित करना जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। तीसरा पॉइंट है हमारे पास आर्थिक सहायता प्राप्त करना। देखिए, जो छोटे देश थे ना वो सैन्य खर्च वहन करने में भी महाशक्तियों को साथ देते थे। ठीक है, यानी छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में महाशक्तियों के मददगार थे। चौथा पॉइंट जो है वो है भूक्षेत्र। भूक्षेत्र यानी महाशक्तियां अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके। ठीक है, ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। देखिए, विचारधारा क्या? विचारधारा, ये जो पूरा जो ये शीत युद्ध था वो विचारधारों पर ही निर्भर था। कैसे? देखिए, अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था और जो सोवियत संघ था वो समाजवादी विचारधारा को मानता था। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए कि अमेरिका में 10 देश शामिल हैं। ठीक है, और सोवियत संघ में 12 देश शामिल हैं। ठीक है, ओके, तो एक तरह से मान लीजिए कि इसमें शामिल हुए देशों का आंकड़ा तो ज़्यादा है ना, तो यानी विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। इसका अर्थ ये है कि इसके साथ साथ ये जो देश थे वो विचारधाराओं की लड़ाई को भी जीतते जा रहे थे। यानी 12 देश यानी जो 12 देश हैं उनको समाजवादी अर्थव्यवस्था पसंद आई और जो 10 देश हैं उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पसंद आई। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? इसका मैंने आंसर अभी आपको पढ़ाया है तो काफ़ी इजी होगा देना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, जापान के कौन से 2 शहरों पर परमाणु हमला हुआ था? ओके, जापान के कौन से 2 शहरों पर परमाणु हमला हुआ था? ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ये वीडियो जो है वो अपने सभी दोस्तों के पास भेजें। ठीक है,
और कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।